हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि आज संडे है और संडे को हम करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस वही जो हमने लास्ट वीक पढ़ा होता है अपनी थ्योरी की क्लासेस में, उन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। तो आज की जो आपकी प्रैक्टिस सेट है वो है सेट नंबर 65, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, मनी मैनेजमेंट के क्वेश्चन, साथ ही साथ जो हमने आवास के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो हमने शेल्टर पढ़ा था, होम हाउस के बारे में समझा था, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप पेन और नोटबुक लेकर बैठे ही होंगे। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर कुछ नया लगेगा तो उसे नोट डाउन ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, कार्य सरलीकरण की प्रमुख तकनीकी है। कार्य सरलीकरण की प्रमुख तकनीकी कौन-सी है? आपने पढ़ रखा है कार्य सरलीकरण की प्रमुख 2 तकनीकी है। एक आपका है फॉर्मल और दूसरा है आपका पेन पेंसिल टेक्निक। और ये फॉर्मल भी आपके 4 प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ पेन पेंसिल भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है, व्यक्तिगत तकनीक, सामूहिक तकनीक, औपचारिक तकनीक या फिर ग्राफ तकनीक। तो हमें पता है कि हमने इतने में से सिर्फ यही एक पढ़ा है, कौन-सा? औपचारिक तकनीक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक तकनीकी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है औपचारिक तकनीक का भाग नहीं है। आपको पता है कि कार्य सरलीकरण की 2 प्रमुख तकनीकी हैं। एक आपका है फॉर्मल और दूसरा है पेन पेंसिल। फॉर्मल भी आपका 4 प्रकार का है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा वो 4 प्रकार में से एक नहीं है। एक तो है आपका साइकिल ग्राफ, दूसरा है आपका मेमो मोशन, तीसरा है आपका माइक्रो मोशन, चौथा है आपका सामूहिक अध्ययन। हमने पढ़ रखा है कि औपचारिक में 4 आते हैं। एक तो साइकिल ग्राफ आता है, मेमो मोशन ये भी आता है, माइक्रो मोशन ये भी आता है, लेकिन ये सामूहिक अध्ययन हमने नहीं पढ़ा था। तो ये आपके औपचारिक तकनीक का भाग तो नहीं है। राइट आंसर तो आपका हो जाएगा सामूहिक अध्ययन। लेकिन आप बताएंगे इन तीनों के अलावा कौन सा चौथा है जो कि आपके औपचारिक तकनीकी के अंतर्गत आता है। 3 आपको यहाँ दिया गया है, चौथा आप बताएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है अनौपचारिक तकनीक की विधि नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो अनौपचारिक पढ़ा ही नहीं है। तो बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने सोचा कि हमने अनौपचारिक नहीं पढ़ा है। हमने सिर्फ औपचारिक और पेन पेंसिल ही पढ़ा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि आपकी जो कार्य सरलीकरण की टेक्निक है, कौन-कौन सी है? एक ऑप्शन में आपको दिया गया है औपचारिक और दूसरे में मतलब एक आपका औपचारिक अनौपचारिक दिया गया है। एक आपका औपचारिक पेन पेंसिल दिया गया है। तो आप राइट किसे मानेंगे? आप राइट मानेंगे औपचारिक और पेन पेंसिल को, ना कि औपचारिक और अनौपचारिक को। लेकिन यहाँ जो आपका अनौपचारिक तकनीक दिया गया है, ये आपका जो पेन पेंसिल टेक्निक है, उसी को हमने यहाँ पर अनौपचारिक तकनीक ही कहा है। ये मैंने नहीं क्वेश्चन बनाया है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इंक्लूड कर लिया है यहाँ पर। तो आप ध्यान रखेंगे कि हम जो हमारी पेन पेंसिल टेक्निक है, उसी को हम अनौपचारिक तकनीक के नाम से भी जानते हैं। हालाँकि अगर हमसे कभी ये पूछा जाएगा कि जो कार्य सरलीकरण की टेक्निक है, तो हम उनमें औपचारिक और अनौपचारिक ना कह के औपचारिक और पेन पेंसिल के नाम से ही जानेंगे। हाँ, अगर ऑप्शन आपका वैसा दिया गया है, तब आप अनौपचारिक चूज़ करेंगे, ठीक? तो यहाँ पर जो आपकी अनौपचारिक तकनीक है, वो कौन-सी नहीं है? अब तो आप समझ गए होंगे ना कि पेन पेंसिल की बात हो रही है। इसमें प्रोसेस चार्ट है, ऑपरेशन चार्ट है, पाथवे चार्ट है और ये आपका ग्राफ चार्ट दिया गया है।
तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ग्राफ चार्ट जैसा हमने कुछ पढ़ा नहीं था। क्या आपने कोई ग्राफ चार्ट पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। आपने प्रोसेस चार्ट देखा था, ऑपरेशन चार्ट देखा था, पाथवे चार्ट देखा था। लेकिन अभी-अभी हमने कहा कि अनौपचारिक भी 4 था। जो आपकी पेन पेंसिल टेक्निक थी वो भी 4 प्रकार की थी। अब 3 तो यहाँ पर दिया गया है, चौथा बताने का काम आपका है। आप अपनी उँगलियों को तकलीफ देंगे और एक बार कमेंट बॉक्स में छाप कर बताएँगे कि अनौपचारिक और औपचारिक की कौन-कौन सी विधि एक नहीं दी गई थी, जो इससे पहले आपने क्वेश्चन किया, उसमें औपचारिक की एक टेक्निक नहीं दी गई थी, जिसको आप लिखेंगे और अनौपचारिक की यहाँ पर आपको एक विधि नहीं दी गई है, उसको आप लिखेंगे। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। अच्छा, जब आपने औपचारिक और ये पेन पेंसिल टेक्निक देखी थी, तब हमने कुछ प्रतीकों के बारे में बात किया था। वो भी जब हम पेन पेंसिल टेक्निक यूज़ कर रहे थे, तब वहाँ पर हमने कुछ प्रतीकों के बारे में बात किया था। अब उसी में जो आपका प्रोसेस चार्ट है, प्रोसेस चार्ट में आपने कुछ जो है सिंबल देखे थे, उन सिंबलों का क्या अर्थ है, यहाँ पर आपको बताना है। पहला आपका आ जाता है प्रोसेस चार्ट में जो एक त्रिभुज बनाया गया था, उसका क्या मतलब है? यानी कि वो त्रिभुज आपको क्या सिग्नल दे रहा है? क्या वो कार्य की गति बता रहा है? कार्य में निरंतरता बता रहा है? कार्य में रुकावट बता रहा है या फिर कार्य में विभाजन बता रहा है? तो अगर आपने क्लास ली होगी तो वहाँ पर हमने आपको सिंबल बनाकर दिखाए थे। कुछ आपका एक छोटा गोला था, बड़ा गोला था, त्रिभुज था, वर्ग था, ऐसे करके आपके 5 थे। एक बिल्कुल कलरफुल आपका गोला था। तो ये सब कुछ न कुछ दर्शा रहे थे। तो यहाँ पर बात हो रही है आपके त्रिभुज की, तो जो त्रिभुज है वो कार्य में रुकावट को दर्शा रहा था। अब रुकावट किसी भी वजह से हो सकती है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो ये आपका कार्य में रुकावट है वो क्या दर्शा रहा है? त्रिभुज दर्शाता है, ठीक? यानी कि त्रिभुज क्या दर्शाता है? तो आपके कार्य में रुकावट को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कार्य सरलीकरण काम करने की सबसे आसान, सरल तथा तीव्र गति से कार्य करने की विधि की खोज करता है। यह कथन है, मतलब ये लाइन किसने बोली है कार्य सरलीकरण के बारे में? क्या ये निकिल और डॉर्सी का है? क्या ये गाल्टन का है? क्या ये ग्रासियम कैंडल का है या फिर ये गिलफोर्ड का है? तो अगर हम इस परिभाषा की बात करें कि जो कार्य सरलीकरण है, काम करने की सबसे आसान, सरल और तीव्र गति से कार्य करने की विधि की खोज करता है, तो ये कथन जो है आपका निकिल और डॉर्सी के द्वारा बोला गया है। ठीक? छोटी-छोटी परिभाषाओं को ध्यान रखिएगा, ये पूछे भी जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? क्या ये मुंडेल द्वारा दिया गया? क्या ये गिलवर्थ द्वारा दिया गया? क्या ये मल्टीमैन के द्वारा दिया गया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो आपके परिवर्तन का वर्ग दिया गया था, आपको पता है कि ये मार्विन मुंडेल के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने 5 वर्ग दिए थे। लेकिन बाद में, पहले तो ये चल रहा था पाँचों, लेकिन बाद में ग्रास और कैंडल जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसे छोटा कर दिया और इन्होंने छोटा करके 3 कर दिया। पहले 5 था, फिर बाद में चलते-चलते ये 3 कर दिया गया, किसके द्वारा? तो ग्रास योंग कैंडल के द्वारा कर दिया गया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो कच्चे माल में परिवर्तन था और अंतिम उत्पाद में परिवर्तन था, उसको उत्पाद में परिवर्तन में रख दिया और बाकी इन्होंने जो हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन था और साथ ही साथ जो संग्रह स्थान में परिवर्तन था, उसको इन्होंने सेम रखा। ठीक? तो इन्होंने छोटा करके उसे 3 कर दिया। अगला क्वेश्चन है आपका
और ये जो 5 वर्ग दिए थे इन्होंने, मतलब मार्विन मुंडेल के द्वारा जो 5 वर्ग दिए गए थे, इनको क्रम से ध्यान रखिएगा और पाँचों आपको ध्यान होना चाहिए कि पहला वर्ग क्या है, दूसरा वर्ग क्या है, तीसरा वर्ग क्या है। 3 तो आपको याद ही होने चाहिए क्योंकि जब ग्रास और कैंडल ने छोटा कर दिया था, उसके बाद में भी ये आपसे तीनों पूछे जाते हैं। कभी-कभी आपसे पाँचों को अरेंज करने के लिए बोल देता है, यानी कि जो नेट वगैरह का एग्ज़ाम है नेट में, तो ये आपको क्रम से लगाने के लिए आता है, तब वहाँ पर आपको पाँचों दे देते हैं। अदरवाइज़ आपसे यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा करके पूछ लेते हैं। चलिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कार्य सरलीकरण की 2 तकनीक है, कौन-सी है? औपचारिक और अनौपचारिक है। औपचारिक और पेन पेन में पेंसिल नहीं, पेन पेंसिल है। तीसरा है आपका तथ्यात्मक और विचारात्मक। चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपने जस्ट जो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नहीं, जो तीसरा क्वेश्चन आपने किया था, वहीं पर हमने आपसे एक बात बोला था कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कार्य सरलीकरण की 2 तकनीकों के बारे में, तो आप औपचारिक और अनौपचारिक नहीं लगाएँगे, या फिर अगर यहाँ पर उपरोक्त दोनों दिया होगा तब भी नहीं लगाएँगे। आप लगाएँगे क्या? तो आपके लिए राइट आंसर यही होना चाहिए, कौन-सा? यही आपका होना चाहिए जो पेन पेंसिल, यानी कि जो आपका ये है औपचारिक और पेन पेंसिल टेक्निक, ठीक? कभी भी आप इसे नहीं बोलेंगे सही। तो यहाँ पर आप इन दोनों क्वेश्चनों के माध्यम से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है घुमा-फिरा कर। एक तरफ तो आपसे अनौपचारिक पूछ लिए हैं, जो आपने तीसरे नंबर का क्वेश्चन किया। एक तो उन्होंने इस पेन और पेंसिल को अनौपचारिक बोल दिया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसको गलत माना है, आपका राइट हो जाएगा औपचारिक और अनौपचारिक। तो हमेशा जब भी, सिर्फ इसी क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है, किसी भी क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना होगा, क्योंकि अलग-अलग क्वेश्चन में इनका अलग-अलग हो जाता है। जैसे यहाँ अभी आपने जो ऊपर देखा, तो इन्होंने पेन पेंसिल टेक्निक को अनौपचारिक बोला था, लेकिन यही ये 7वें क्वेश्चन में ये मना कर रहे हैं। तो आप थोड़ा-सा जब भी क्वेश्चन का आंसर दें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दीजिएगा। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है पाथवे चार्ट श्रीमती गिलवर्थ ने उल्लेख किया। इस विधि को किस नाम से जाना जाता है? मतलब और किस नाम से आप इसको जानते हैं? क्या आप इसे ऑपरेशन चार्ट बोलते हैं? क्या आप इसे पिन और धागा की विधि कहते हैं? फ्लोर विधि कहते हैं या फिर चरणों के क्रम की विधि कहते हैं? तो बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है, हम बार-बार पढ़ते हैं कि जो श्रीमती गिलवर्थ के द्वारा दिया गया था पाथवे चार्ट, वो आपके पिन और धागे से संबंधित है। इसी पे तो हम एक क्या करते हैं, एक तख़्त पे, यानी कि जो ये लकड़ी का तख़्त होता है, उसी पे हम एक किचन बनाते हैं, और जहाँ-जहाँ पे जैसे आपका जहाँ पर सिंक है, जहाँ पर आपका कुकिंग रेंज है और जहाँ पर आपका ये रेफ्रिजरेटर रखा गया है, यहाँ-यहाँ पर जैसे जहाँ-जहाँ पर गृहिणी को घूमना होगा, हम पिन लगा देते हैं, और जैसे-जैसे स्त्री मूव करती है या जो गृहिणी है मूव करती है, वैसे-वैसे हम धागा घुमाते जाते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि गृहिणी ने कितना, मतलब कितना चला है, फिर हम उसको समझाते हैं कि हमें यहाँ से कम मोड़ना था, ये काम ऐसे कर लेते तो कम चलना पड़ता। फिर जब हम उसको कार्य सरलीकरण का उपयोग करके फिर से वही कार्य करवाते हैं और दोबारा देखते हैं कि जो काम करने में समय लगा है, जो महिला ने मूवमेंट की है, वो पहले की अपेक्षा कम हो जाता है, यानी कि जो आपका धागा है, वो पहले की अपेक्षा छोटा हो जाता है। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है किस कार्य सरलीकरण किन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है? ये कार्य सरलीकरण का जो कॉन्सेप्ट आया था, किसके लिए आया था? क्या ये शारीरिक दृष्टि से अपंग महिलाओं के लिए था? क्या शैक्षिक दृष्टि से अपंग महिलाओं के लिए था? या मानसिक दृष्टि से अपंग महिलाओं के लिए था? या फिर
आर्थिक दृष्टि से अपंग महिलाओं के लिए था। सबसे पहले तो हम ये आर्थिक वाला काटेंगे बिना कुछ सोचे समझे। क्यों? क्योंकि जो हमारा कार्य सरलीकरण है ये आपके समय और शक्ति को बचाता है, धन को नहीं बचाता है। कार्य सरलीकरण में उपयोग होने वाले जो भी उपकरण हैं वो महंगे होते हैं, सस्ते नहीं होते हैं। तो हम किसी भी प्रकार से धन की बचत तो नहीं कर सकते हैं। फिर ये जो आपका कार्य सरलीकरण आया था, वो जो शारीरिक दृष्टि से अपंग महिलाएँ थी, जो दिव्यांग महिलाएँ थी, उनके लिए आया था। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। 3 मुख्य शरीर भारों को सीधा रखने में लेना सीधी रेखा में लेना, यह सिद्धांत किस पर लागू होता है? ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है। ये आपके जो मार्विन मुंडेल के द्वारा दिए गए नियम थे, परिवर्तन का वर्ग था, वहाँ से लिया गया है। तो 3 मुख्य शरीर भारों को एक सीधी रेखा में लेना, किस सिद्धांत इसमें कौन-सा सिद्धांत लागू होता है? क्या शरीर की स्थिति में परिवर्तन है? क्या उत्पाद क्रम में परिवर्तन है? तैयार उत्पाद में परिवर्तन है? कच्चे पदार्थ में परिवर्तन है? तो यहाँ पर बात हो रही है शरीर को सीधे भार में रखने की, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शारीरिक स्थिति की परिवर्तन में। तो ये सिद्धांत आपका किस पर लागू होता है? शरीर की स्थिति में परिवर्तन पर। और आपको पता है कि जो मार्विन मुंडेल के द्वारा परिवर्तन का वर्ग दिया गया था, उसमें 5 का जिक्र हुआ था। 4 तो यहाँ है, शरीर की स्थिति में परिवर्तन, उत्पाद क्रम में परिवर्तन, तैयार उत्पाद में परिवर्तन, कच्चे पदार्थ में परिवर्तन। ज़रा आप बताएँगे कि ये ये आपका पहला है, ठीक? ज़रा आप बताएँगे कि जो छूटा है आपका चौथा, वो चौथा नहीं है वो क्रम के अनुसार कौथा है और क्या है? ठीक? चलिए इसका आंसर हो गया आपका पहला वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है आय अथवा व्यय को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। क्या नहीं है? घर की कुल आय, परिवार का ढांचा, व्यक्ति का व्यवसाय या फिर व्यय का ढंग। तो अगर हम आय और व्यय को प्रभावित करने वाले तत्वों की बात करें, तो उसमें आपका आ जाता है व्यय को प्रभावित करने वाला ढंग। मतलब घर की कुल आय कितनी है, परिवार का ढांचा कितना है, मतलब कैसा है, व्यक्ति का व्यवसाय क्या है। ये सारी चीजें तो आपके आय व्यय को प्रभावित करती हैं, लेकिन व्यय का ढंग नहीं करता है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है बजट की प्रमुख मद नहीं है। बजट, जैसे आपसे अगर पूछा जाए तो बजट की मद क्या नहीं है, आप किस पर बजट नहीं बनाएंगे? भोजन पर, शिक्षा पर, फैशन पर या फिर मकान पर। तो बजट का जो मुख्य मद है, भोजन भी है, शिक्षा भी है, मकान भी है। लेकिन ये फैशन जो है, फैशन आपके बजट की प्रमुख मदों में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बजट का प्रकार नहीं है। आपने अभी हाल फिलहाल में पढ़ा था बजट के प्रकार के बारे में। बजट कई प्रकार के देखे थे आपने, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है। क्या वास्तविक और सैद्धांतिक बजट नहीं है, प्रमाणिक अथवा आदर्श बजट नहीं है, असंतुलित बजट नहीं है या फिर औसत बजट नहीं है। तो हमने सब पढ़ा है, वास्तविक और सैद्धांतिक बजट देखा है, प्रमाणिक और आदर्श बजट देखा है, औसत बजट भी देखा है, लेकिन हमने असंतुलित बजट कहीं नहीं देखा है। क्या आपने असंतुलित बजट, कोई बजट होता है? नहीं, असंतुलित बजट कोई बजट नहीं होता है। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। बजट निर्माण सोपान नहीं है। बजट निर्माण सोपान क्या नहीं है? क्या परिवार की कुल आय का ज्ञान, परिवार विभिन्न सदस्यों की अलग-अलग आवश्यकताओं की सूची बनाना, बजट की अवधि का निर्धारण करना या फिर बजट का विभाजन।
तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर बजट निर्माण के सोपानों की बात की जाए तो उसमें बजट का विभाजन नहीं आता है। जबकि जो हमारे परिवार की कुल आय का ज्ञान होता है हमें, विभिन्न सदस्यों की अलग-अलग आवश्यकताओं की सूची बनाना होता है, साथ ही साथ बजट की अवधि का भी निर्धारण करना होता है। तो राइट आपका क्या हो जाएगा? बजट का विभाजन ये आपके बजट निर्माण सोपानों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मध्यम वर्गीय परिवार का अधिकतम व्यय होता है। जो एक वर्गीय परिवार होता है उसका जो अधिकतम व्यय है वो कहाँ होता है? अगर आपको याद हो तो ये लाइन आपने कहाँ पर पढ़ी थी? ये लाइन आपने जो उपभोग का नियम दिया गया था एंजल्स के द्वारा वहाँ पर आपने पढ़ा था। तो एक जो मध्यम वर्गीय परिवार है इसका अधिकतम व्यय कहाँ होता है? चाहे हम मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें, चाहे हम एक गरीब या निम्न आय वर्ग की बात करें, तो हर जगह ये जो आपका अ, भोजन हो गया, इन पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन अब यहाँ पर तो है नहीं ऐसा कोई ऑप्शन, तो हम यहाँ पर आवास, वस्त्र, शिक्षा इन सभी पर जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है, उसका अधिक व्यय जाता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। एक चार्ट, एक तालिका भी बनाया गया था, जो कि उपभोग के नियम का था, एंजल्स ने बताया था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो व्यय हो रहा था वो हर वर्ग का हर वर्ग का सबसे ज़्यादा व्यय किस पर हो रहा था? भोजन पर हो रहा था। तो अगर एक बार आपको याद हो तो तीनों वर्ग जो आपके कौन-कौन से वर्ग हैं? मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न आय वर्ग। कितना-कितना प्रतिशत यहाँ पर प्रतिशत की बात हो रही है। कितना-कितना प्रतिशत अपने आय का खर्चा करते हैं सिर्फ़ भोजन पर? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 मजदूर वर्ग सर्वाधिक व्यय करता है कहाँ पर? भोजन पर, शिक्षा पर, मनोरंजन पर, आवास पर। तो अभी-अभी हमने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा व्यय कहाँ हो रहा है? सबसे ज़्यादा व्यय कर रहा है वो भोजन पर। कहाँ पर? भोजन पर कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या कह रहा है 17? पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाला तत्व कौन-सा नहीं है? बचत करने की इच्छा, बचत की आवश्यकता, बचत की सुविधा, बचत की योग्यता। तो जब आपने बचत के बारे में पढ़ा था, तो ये डिक्टो लाइन आपने वहाँ पर पढ़ा था कि पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाले तत्व 3 हैं। कौन-कौन से? एक तो है आपकी बचत की इच्छा, मतलब जब तक आपके अंदर बचत करने की इच्छा नहीं है, आप बचत नहीं कर सकते हैं। दूसरा था बचत करने की सुविधा। आपके अंदर इच्छा तो है कि आप बचत करें, लेकिन आपके पास कोई सुविधा ही नहीं है कि आप कहाँ बचत करें, कहाँ ना बचत करें। तीसरा है बचत की योग्यता। आपके पास इच्छा भी है, आपके पास सुविधा भी है, लेकिन आपके पास योग्यता ही नहीं है कि आप बचत कर सकें। तो ये तीनों के तीनों फैक्टर जो होते हैं, तीनों के तीनों जो तत्व हैं, ये पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाले तत्व होते हैं। लेकिन ये जो बचत की आवश्यकता है, ये नहीं होती है। तो आपका राइट क्या हो जाएगा? बचत की आवश्यकता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। क्या वो नौकरी है? क्या वो व्यवसाय है? क्या वो ब्याज है? या फिर वो शिक्षा सुविधा है? तो जो आपका ये शिक्षा सुविधा है, ये आपका प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं होता है, ठीक? प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। एक बार आप बताएँगे कि क्या जिसमें हमारा पैसा जाता है, वो कौन-सा आय है? प्रत्यक्ष है या फिर अप्रत्यक्ष है, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 अप्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। ऊपर आपने क्या देखा? प्रत्यक्ष आय का नहीं था।
यहाँ पर आपको बताना है अप्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। कौन? शिक्षा सुविधा नहीं है, वेतन नहीं है, चिकित्सा सुविधा नहीं है या फिर भवन सुविधा नहीं है। तो ये जो आपका वेतन है, ये वेतन आपका अप्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। वेतन क्या है? ये आपका अप्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। व्यय की विधि नहीं है। आपको पता है कि हमने कई प्रकार की व्यय की विधियों को देखा था। तो आपको बताना है कि कौन-सी व्यय की विधि नहीं है। क्या बजट बनाकर, हस्तमुक्त विधि, समान वेतन विधि या अनुचित मांग विधि? तो इनमें से कौन-सी व्यय की विधि नहीं है? हमें पता है, सबसे पहला तो हमने यही पढ़ा था, क्या बजट बनाकर, योजना बनाकर व्यय करना। हस्तमुक्त विधि भी हमने देखा था, समान वेतन विधि भी देखा था हमने, लेकिन ये अनुचित मांग विधि हमने नहीं देखा था। कुल मिलाकर हमने 5 व्यय की विधियां देखी थी। एक था आपका बजट बनाकर, एक आपका हस्त मुक्ति विधि था, एक समान वेतन विधि था और एक आपका अनुचित ना होकर उचित मांग विधि था। पांचवा जो था वो कुछ इसी तरह आपके समान वेतन के समान ही थोड़ा सा था, लेकिन आप उसका नाम बताएंगे कि जो वो पांचवा विधि आपने देखा था वो कौन सा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है परिवार की आय बढ़ाने का साधन नहीं है। मतलब आप ऐसा क्या करेंगे जो परिवार की आय नहीं बढ़ेगी? एक लघु उद्योग, लघु उद्योग होगा तो जाहिर सी बात है कि परिवार की आय बढ़ेगी। समय का मितव्ययिता पूर्वक उपयोग करना, बिल्कुल हम अपने समय का अगर सदुपयोग करेंगे, बहुत सोच समझ कर उपयोग करेंगे तो ये भी आपके परिवार की आय को बढ़ाने का एक प्रकार से साधन है। अगला अगला है खाली स्थान पर सब्जी उगाना। तो अगर आप खाली स्थान है आपके पास, आप वहाँ पर साग-सब्जी उगा ले रहे हैं, तो ये भी तो आपके आय को बढ़ाने का साधन है। अरे भाई, आप जो है घर की साग-सब्जियाँ खाएँगे, पहली बात तो वो आप बिल्कुल तरोताज़ा होंगे, आपको बाहर से लाना नहीं है, बाहर नहीं जाना है लेने, समय बचेगा, पैसा भी बचेगा। यहाँ तो आपकी आय बचेगी, तो एक प्रकार से आपकी आय को बढ़ाने का ही तो साधन हुआ। लेकिन ये अविवेकपूर्ण व्यय क्या है? ये आपके परिवार के आय को बढ़ाने के साधनों में नहीं आता है। अगर यही आपका विवेकपूर्ण व्यय होता तब ये आपका सही रहता। बाकी यहाँ पर आपका अविवेकपूर्ण व्यय जो है ये आपके परिवार की आय को बढ़ाने के साधनों के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। परिवार की आय के विश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। अगर आपको आपके परिवार की आय का विश्लेषण करना है तो उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता नहीं है? क्या नियमित आय की आवश्यकता नहीं है? क्या अनियमित आय की आवश्यकता नहीं है? व्यापारिक आय की आवश्यकता नहीं है या फिर आर्थिक आय की आवश्यकता नहीं है? अगर हम बात कर रहे हैं परिवार के आय के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, तो वो आपके आर्थिक आय की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। एक आदर्श आवास में दीवार की ऊंचाई होती है। आपने अभी पढ़ा था, एक आदर्श आवास की विशेषता पढ़ी थी। उस विशेषता में हमने ज़िक्र किया था दीवार का, छतों का और दीवार की ऊँचाई, मोटाई, हमने इन सब के बारे में बात की थी, चाहे खिड़की हो, चाहे वेंटिलेशन हो, हमने सब के बारे में बात की थी। वहीं पर हमने ये भी देखा था कि जो एक आदर्श आवास है, उसमें दीवार की ऊँचाई कितनी होनी चाहिए? क्या 6 फुट होना चाहिए? क्या 10 फुट होना चाहिए? 15 फुट होना चाहिए या फिर उपरोक्त सभी? यानी कि आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, सब होने चाहिए। तो जो एक आदर्श आवास की विशेषता थी, उसमें आपने दीवार की जो ऊँचाई देखी थी, वो ये देखी थी 7 से लेकर 10, मतलब मिनिमम आपके पास 7 फुट की दीवार होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 10 फुट का दीवार होनी चाहिए। अब ये एक आदर्श आवास की बात हो रही है, नहीं तो आप कहीं हवेली-ववेली पहुँच जाएँ, वहाँ तो हमने 15-15 फीट का देखा था। नहीं, एक आदर्श आवास की बात हो रही है। तो 6 फुट ये तो आपका बहुत कम हो गया।
15 फुट, ये तो आपका बहुत ज़्यादा हो गया। बचा क्या? बचा आपका 10 फुट। तो आपसे अगर 7 से 10 दिया जाए या फिर आपसे 7 और 10 के बीच में कोई भी मतलब कोई भी गिनती दे दी जाए, तो आपको ध्यान रखना है, उसी को आपको सही करना है, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका 10 फुट एक आदर्श आवास की दीवार की ऊँचाई के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है मकान की मजबूती निर्भर होती है, किस पर निर्भर होती है? क्या फर्श पर होती है? क्या छत पर होती है? दीवार पर होती है या फिर नींव पर होती है? तो आपने समझा था कि अगर हम मकान की मजबूती की बात करें तो वो क्या है? वो है नींव। कहते हैं ना, नींव मजबूत होनी चाहिए। तो जब आप एक मजबूत दीवार की बात कर रहे हैं, एक मजबूत मकान की बात कर रहे हैं, तो वो दीवार, छत, फर्श इन सब से नहीं होता है। जो मकान की मजबूती होती है वो आपके नींव पर निर्भर करती है। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर हमने 1-2 क्वेश्चन सीढ़ियों से भी ले लिया है। तो आपको बताना है कि अगर एक सीढ़ी, जैसे आपने सीढ़ी के बारे में पढ़ा था, हमने सीढ़ी के एक-एक पार्ट को डिस्कस किया था, तो आपको बताना है एक सीढ़ी का क्षैतिज ऊपरी हिस्सा जिस पर पैर रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब बस आप अगर सीढ़ी की क्लास ले चुके हैं, अगर आपने सीढ़ी के बारे में पढ़ा है, थ्योरी की क्लास ली है, तो आप समझ पा रहे होंगे। वहाँ पर हमने बाकायदे आपको फिगर लगाकर समझाया था। अब आपके घर में सीढ़ी है, सीढ़ी पर चढ़ते हैं जब आप, तो पैर कहाँ रखते हैं? ऐसे, मतलब सीढ़ी है, ऐसे कुछ इसी तरह की है, ऐसे ही सीढ़ी होती है, तो आप पैर जहाँ पर रखते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? क्या वो नोज़ल है? क्या वो ट्रेड है? क्या वो पिलर है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जिस पर आपका पैर रखा जाता है, छत पे जाते वक़्त, सीढ़ियों पर चलते समय जिस पर आपका पैर रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ट्रेड के नाम से जानते हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताना, आप में से कितने लोगों ने पिछली क्लास ली है? मतलब जो हमने आपको कई दिन से हम आपको लगातार बता रहे हैं, 29 नंबर से लेकर 37 नंबर तक के क्लास को आपको देखना है। आप में से कितने लोगों ने क्लास देखी है? एक बार अपना हैंड जो है वो ऊपर कर दीजिए, ठीक? हमें पता तो चले कि कम से कम आप देखते हैं कि नहीं, बताने के बावजूद। तो अगर आपने सीढ़ी की क्लास ली होगी तो इस क्वेश्चन को आराम से कर पाए होंगे। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। सीढ़ी के ट्रेड में, ट्रेड अभी आपने देखा जिस पर आप पैर रखते हैं। सीढ़ी के ट्रेड में बाहर निकली हुई किनारों को क्या कहा जाता है? मतलब जिस पर आप पैर रखते हैं, ऐसे सभी जगहों तो नहीं, बट आपने देखा होगा अक्सर घर में भी बनता है, जैसे जब ये ग्रेनाइट वगैरह अगर सीढ़ियों पर लगवाते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो जिस पर आप पैर रखते हैं, उससे थोड़ा-सा ये आपका ऐसे निकला होता है आगे की तरफ। उसे आप क्या कहते हैं? क्या उसे आप ट्रेड कहते हैं? क्या उसे आप नोज़ल कहते हैं या फिर आप उसे राइज़र कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? अच्छा, ये बताइए, आपका फेस है, आपके फेस में सबसे उभरी हुई चीज़, बाहर निकली हुई चीज़ क्या है? आँख, कान, नाक क्या है? तो आप बताएँगे कि जो नाक है, नाक आपकी सबसे आगे है, तो ये आपका क्या होता है? नोज़ल। तो उसी तरह से जो सीढ़ी में जिस पर आप पैर रखते हैं, उसके पास में, उसी पे आपका थोड़ा-सा जो बाहर निकला वाला पोर्शन होता है, उसी को हम नोज़ल के नाम से जानते हैं। अब ये राइज़र क्या है? राइज़र मतलब जब आप, बस ऐसे साधारण से समझिए कि 2 ट्रेड के बीच की जो ऊँचाई, जो ऊर्ध्वाधर ऊँचाई होती है, उसी को हम राइज़र के नाम से जानते हैं। बाकी जिस पर हम हाथ रख के चलते हैं, वो आपका हैंड रेल होता है, जिसे हम पकड़ कर चलते हैं, ठीक? और आपका जो एकदम सीढ़ी के एकदम आगे लगा होता है, जो एक पिलर सा खड़ा होता है, उसको हम न्यूल कैप के नाम से जानते हैं, ठीक? तो अगर आपने क्लास ली है, तो ये सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27।
आवास हमें सुरक्षा देता है। आवास जो है ये हमें किस चीज़ से सुरक्षा देता है? मौसम से, जंगली जानवरों से, प्राकृतिक प्रकोपों से या फिर उपरोक्त सभी से। तो ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो आवास होता है, हमें इन सब से सुरक्षा देता है, चाहे मौसम हो, मौसम यानी कि ठंडी, गर्मी, बरसात, इन सब से बचाता है। जंगली जानवरों से बचाता है, प्राकृतिक प्रकोप जैसे आँधी हो गया, तूफान हो गया, इन सब से हमें हमारी रक्षा करता है। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मकान बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब किस प्रकार की मिट्टी आपकी मकान बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? जब आपने मिट्टी की चर्चा की थी, वहाँ पर हमने 2 प्रकार की मिट्टी बात की थी। एक अच्छी मिट्टी जो कि आपके घरों के लिए उपयुक्त होती है और दूसरी आपकी खराब मिट्टी जिसमें आपको भूमि नहीं लेना है। पहली है कंकरीली मिट्टी, दूसरी है रेतीली मिट्टी, तीसरी है पथरीली मिट्टी, चौथी है आपकी दलदली एवं चिकनी भूमि। तो यहाँ पर मकान बनाने के लिए जो अनुपयुक्त मिट्टी है वो आपकी दलदली एवं चिकनी भूमि है। आपको दलदली स्थान पर और चिकनी मिट्टी वाली भूमि का चयन नहीं करना है। बाकी कंकरीली, रेतीली, पथरीली ये सारी मिट्टी हमारी भूमि के लिए अच्छी होती हैं। साथ ही साथ अगर आपको भराई वाली मिट्टी कही जाए तो भी आपको उसे नहीं लेना है, अच्छी नहीं होती है। अच्छा, मिट्टी से याद आया कि ये जो आपका कपास है, आपने पढ़ा है टेक्सटाइल में। कपास जो है वो आपका किस मिट्टी में अच्छा कपास पाया जाता है? या कपास को उगाने के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है? और आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको कई क्लासेस नहीं मिल रही हैं, तो वो लास्ट तक बने रहें। हम अपना 50 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट करके उनको बताएँगे कि कहाँ पर कौन-सी क्लास है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। आवास होना चाहिए, जो आपका आवास आप लेंगे वो कहाँ पर होना चाहिए? सिनेमा हॉल के पास होना चाहिए, शांत क्षेत्र में हो, कसाई खाने के पास हो या फिर आपको चौक में लेना चाहिए? बताइए आपको कहाँ पर आवास चाहिए? आप सोच रहे होंगे चौक में रहेगा कितना अच्छा रहेगा, जब हमको मर्ज़ी होगी जाकर चाट, समोसा, फुल्की खा लेंगे, जो भी हमारा कपड़ा दिखेगा अच्छा-अच्छा हम जाके खरीद लेंगे। मतलब आपको अपने शौक के हिसाब से चौक में लेना होगा। मतलब कई लोग ऐसे होंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा आपका आवास कहाँ होना चाहिए? एक शांत क्षेत्र में आपका आवास होना चाहिए। सिनेमा हॉल, कसाई खाना, फैक्ट्री, कोई भी कारखाना हुआ, कोई भी ऐसे जो शोर-शराबे वाला स्थान हो, ऐसे जगहों पर हमें अपना मकान या आवास नहीं लेना है। साथ ही साथ आपका जो मकान है या जो आपका आवास है, वो ऐसी जगह पर हो जहाँ आपका बहुत पास-पास में आपके कोई विद्यालय हों, चिकित्सालय हों, आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। बच्चों को पढ़ाना भी है, चिकित्सा सुविधा भी चाहिए, तो इसके लिए आपका विद्यालय पास में होना चाहिए, जैसे 2-3 किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए, चिकित्सालय भी पास में होना चाहिए, ठीक? चलिए, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे वो आपके समझ पर आधारित होंगे, आपको समझ कर आंसर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। आवास का वास्तविक रूप किस प्रकार के नक्शे में स्पष्ट होता है? नक्शा आपने अभी कल ही पढ़ा था, तो आपने कई प्रकार के नक्शों का ज़िक्र किया था। आपको बताना है जो एक आवास का वास्तविक रूप होता है, वो आपको किस प्रकार के नक्शे में देखने को मिलता है? क्या भूखंड योजना में मिलता है? क्या धरातल योजना में मिलता है? क्या विभाजित खंड में मिलता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम बात करें एक आवास का जो वास्तविक रूप है वो आपको धरातल योजना पर देखने को मिलता है, क्योंकि धरातल योजना पर आपको दिखाया जाता है कि आपका किचन कहाँ पर होगा, आपका ये किचन कहाँ पर होगा, वॉशरूम कहाँ पर होगा, आपका बेडरूम कहाँ पर होगा, आपका हॉल कैसा होगा, ये सारी चीज़ें मतलब आपको दिखाई जाती हैं। तो आपका वास्तविक रूप आपको धरातल योजना पर ही देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। मानव और प्रकृति के प्रेम को किस प्रकार के नक्शे में दर्शाया जाता है?
क्या भूखंड योजना में दर्शाया जाता है? क्या धरातल योजना में दर्शाया जाता है? क्या विभाजित योजना में दिखाया जाता है या फिर उद्यान योजना में दिखाया जाता है? तो जो मानव और प्रकृति का प्रेम है, आपको पता है भूखंड में हम दिखाते हैं कि जैसे हमारे घर का जो हमारे घर तक आने वाला रास्ता कौन-सा है, बड़ी नाली कौन-सी जाएगी, आस-पास का जो एरिया है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। धरातल में हम अपने घर का वास्तविक रूप देख पाते हैं। विभाजित खंड जो है, ये आपके और हमारे लिए नहीं है। ये जो वो इंजीनियर होते हैं यानी कि जो ठेकेदार होते हैं या जो व्यवस्थापन कर्ता होता है, उसके लिए उपयुक्त होता है। और ये जो मानव और प्रकृति का प्रेम दर्शाता है, वो उद्यान योजना है। उद्यान योजना में क्या होता है? तो जो हमारे घर के आस-पास जो जगह बची होती है, उसी में हम अपना क्यारी वगैरह बना लेते हैं, उसी में अपना फल-फूल उगा लेते हैं। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या कह रहा है? कह रहा है, किस प्रकार का नक्शा ठेकेदार अथवा व्यवस्थापक के लिए उपयुक्त होता है? धरातल योजना, उद्यान योजना, विभाजित खंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी-अभी आपने 4 योजनाओं के बारे में समझा, 4 प्रकार के नक्शों को समझा, जिसमें जो आपका विभाजित खंड है, विभाजित खंड का जो नक्शा होता है, ये आपके जो ठेकेदार हैं या फिर जो व्यवस्थापक हैं, उनके लिए उपयुक्त होता है। ये देखते हैं कि नींव कितनी गहरी होगी, हमें कितने पिलर देने हैं, कितनी ऊँचाई होगी, कितनी मोटाई होगी, कितनी गहराई होगी, ये सारी चीज़ें इनको पता करना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। नक्शे रेखाओं एवं आकृतियों के माध्यम से विचारों को मूर्त रूप देते हैं। अच्छा, जब हम नक्शा बनाते हैं तो उसमें क्या प्रयोग करते हैं? नक्शे में हम रेखा और आकृति के माध्यम से ही तो अपने एक घर को मूर्त रूप देते हैं, अपने विचारों के माध्यम से ही तो एक घर बनाते हैं और उसको मूर्त रूप देते हैं। तो ये कथन किसका है? क्या देशपांडे का है? क्या बाई एस सेने का है? निकी लॉर्ड डॉर्सी का है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो कथन दिया गया है वो आपका सेने के द्वारा दिया गया है, एक परिभाषा है, आपको इसे ध्यान रख लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। उपभोग का नियम किसके द्वारा दिया गया? मार्विन मुंडल के द्वारा, अर्नेस्ट एंजल के द्वारा, निकोलियम डॉर्सी के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो उपभोग का नियम दिया गया वो मार्विन मुंडल के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अब यहाँ से आपके अर्नेस्ट एंजिल आ गए हैं, इनसे रिलेटेड हमने 5-6 क्वेश्चन रखे हैं। जो अर्नेस्ट एंजिल हैं, इनके द्वारा उपभोग का नियम दिया गया, लेकिन ये कब दिया गया आप बताएंगे? क्या ये 1850 में दिया गया, 1855 में दिया गया, 1857 में दिया गया या फिर 1860 में दिया गया? तो जो अर्नेस्ट एंजिल ने उपभोग का नियम दिया था, वो कब दिया था? वो दिया था 1857 में दिया था, यानी कि 1857 में दिया था। ये तो आपका उपभोग का नियम इस टाइम पर आया था। अच्छा, क्या आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई डेट याद आ रही है? 1857 किसी की खोज हुई थी क्या? अगर आपको याद आ रहा है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना तो ये टेक्सटाइल से संबंधित है। क्या खोजा गया था 1857 में? ठीक, एक बार आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अर्नेस्ट एंजिल जर्मन के थे, क्या थे? क्या भूगोलवेत्ता थे? क्या मनोवैज्ञानिक थे? अर्थशास्त्री थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो ये आपके अर्नेस्ट एंजिल थे, ये एक जर्मन अर्थशास्त्री थे, भूगोलवेत्ता और मनोवैज्ञानिक नहीं थे। ये क्या थे? ये आपके अर्थशास्त्री थे। कहाँ के? जर्मन के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अर्नेस्ट अर्नेस्ट एंजिल के दिए गए उपभोग के नियम में पहला मद क्या था? आपको पता है ना कि इन्होंने कितने मदों की बात की थी? 5। तो हमने
उन 5 मद ये नहीं क्वेश्चन बनाया, बाकी आपसे पूछा जा सकता है। पूछा भी गया है कि परिवर्तन के वर्ग कितने दिए गए? तो 5 दिए गए। आपको बताना है कि जो अर्नेस्ट एंजेल के दिए गए उपभोग का पहला मद था वो क्या था? क्या वो मकान था, वस्त्र था, भोजन था, स्वास्थ्य शिक्षा थी? तो जो अर्नेस्ट एंजिल के द्वारा दिया गया पहला मद था, वो आपका भोजन था। भोजन क्या था? भोजन पहला मद था इनका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किस प्रकार के बजट में छोटे से छोटे मद को भी लिखा जाता है? क्या आंशिक बजट में लिखा जाता है? क्या पूर्ण बजट में लिखा जाता है? क्या दोनों में लिखा जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम बजट कई प्रकार से बनाते हैं। बजट हमारा कई प्रकार से बनता है। अब चाहे वो आपका आंशिक हो, पूर्ण हो, अपूर्ण हो, कई प्रकार के बनते हैं। तो जब हम छोटे-छोटे मदों को भी इंक्लूड करते हैं तो वो आपका पूर्ण बजट कहलाता है। जबकि आंशिक बजट में आप जो बड़े-बड़े मद होते हैं बस उन्हीं को लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अर्नेस्ट एंजिल के अनुसार किस मद पर तीनों वर्ग का व्यय समान होता है? इन्होंने 3 वर्ग लिए थे। एक उच्च वर्ग था, एक मध्यम वर्ग था और एक निम्न वर्ग था। तो इन्होंने तीनों वर्ग लिए थे और उस पर ये बताया कि तीनों वर्ग ऐसा कौन-सा मद है जिस पर तीनों वर्ग का सेम व्यय होता है? क्या वस्त्र है, मकान है, ईंधन है या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सभी मद ऐसे हैं जिन पर तीनों वर्गों का समान व्यय होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। ऑपरेशन चार्ट में कितने प्रतीक का उपयोग किया जाता है? ये ऑपरेशन चार्ट सबसे पहले तो आप ये बताइए कि फॉर्मल का पार्ट है या फिर पेन पेंसिल का? आपको बताना है कि जो ऑपरेशन चार्ट है इसमें कितने प्रतीक उपयोग में लाए जाते हैं। तो जो आपका फॉर्मल चार्ट होता है, ये जो आपका ऑपरेशन चार्ट होता है, इसमें आप कितने कितने प्रतीकों का प्रयोग करते हैं? तो 3 प्रतीकों का आप प्रयोग करते हैं। किसमें? ये जो आपका ऑपरेशन चार्ट है। कौन-कौन सा? एक आपका होता है छोटा गोला, इतना छोटा गोला होता है, नहीं थोड़ा-सा और इसमें आपको ऐसे होता है, छोटा गोला हो गया, फिर बड़ा गोला हो गया, फिर आपका इसमें त्रिभुज बनता है। छोटा गोला क्या दर्शाता है? तो ये आपकी भुजाओं की गति बताता है। बड़ा गोला आपके अंगुलियों की गति को बताता है, जबकि ये जो त्रिभुज है, ये आपके आलस्य को बताता है। लेकिन अगर हम बात कर लें इसी वक़्त प्रोसेस चार्ट की, तो ये त्रिभुज उसमें क्या दर्शाता है? ये त्रिभुज वहाँ पर आपका अवरोध को दर्शाता है। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। ऑपरेशन चार्ट में त्रिभुज क्या दर्शाता है? क्या ये भुजाओं की गति दर्शाता है? क्या ये उँगलियों की गति दर्शाता है? आलस्य दिखाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी-अभी हमने सुना कि ये आलस्य को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या है? प्रोसेस चार्ट में वर्ग क्या दर्शाता है? अब जैसे आपने देखा था प्रोसेस चार्ट, एक वर्ग था, छोटा गोला, बड़ा गोला, त्रिभुज और एक आपका बिल्कुल ये कलरफुल गोला था। तो आपको बताना है कि जो प्रोसेस चार्ट में जो वर्ग है, ये क्या दर्शा रहा है? क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना दर्शा रहा है? नहीं, ये तो छोटा गोला दर्शा रहा है। कार्य हो रहा है, ये कौन दर्शा रहा है? तो बड़ा गोला दर्शा रहा है। ये अवरोध तो अभी-अभी आपने देखा ट्रायंगल दर्शा रहा है। ये जो आपका वर्ग है, ये आपके निरीक्षण को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? निरीक्षण को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। पेन पेंसिल विधि के किस तकनीक में प्रतीक का उपयोग नहीं होता है? ऑपरेशन चार्ट में नहीं होता है, प्रोसेस चार्ट में नहीं होता है, मल्टी मैन चार्ट में नहीं होता है या फिर पाथवे चार्ट में नहीं होता है। तो जो आपकी पेन पेंसिल टेक्निक है, उसमें जो ये आपका पाथवे चार्ट होता है, पाथवे चार्ट में हम
किसी भी कोई भी सिंबल उपयोग नहीं करते हैं। जबकि आपको पता है कि प्रोसेस में हम ये ऑपरेशन में हम 3 करते हैं, प्रोसेस में हम 5 प्रतीक का प्रयोग करते हैं, जबकि मल्टीमैन में इसी प्रोसेस चार्ट के समान ही हम प्रतीकों का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि कार्य सरलीकरण की प्रयोगशाला विधि में शामिल है? ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट, माइक्रोमोशन विधि या फिर पाथवे चार्ट। अगर याद हो आपको तो ये जो आपका फॉर्मल टेक्निक था, इसी को हम प्रयोगशाला विधि कह रहे थे, जबकि जो आपका पेन पेंसिल टेक्निक था उसे हम घरेलू विधि कह रहे थे। तो जो आपका फॉर्मल टेक्निक है उसी को हम प्रयोगशाला विधि कहते हैं। अब यहाँ पर जो आपका फॉर्मल टेक्निक है वो एक ही है, क्या? माइक्रो मोशन। तो प्रयोगशाला विधि कौन सी है? आपकी माइक्रो मोशन। बाकी ये आपके पेन और पेंसिल के टेक्निक हैं। ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट, पाथवे चार्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। किसी कार्य को करने के लिए दोनों हाथों का प्रयोग करना मार्विन मुंडल के परिवर्तन के किस वर्ग के अंतर्गत आता है? क्या ये प्रथम वर्ग के अंतर्गत आएगा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में? तो यहाँ पर बात हो रही है हाथ, यानी कि शरीर, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन हो रहा है। ये चौथा वर्ग था, तो ये आपका पहला वर्ग था। क्या था? पहला वर्ग था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46। कार्य सरलीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ग्रासियम कैंडल के द्वारा दी गई, निकोलियम डॉर्सी के द्वारा दी गई, मार्विन मुंडल के द्वारा दी गई या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा दी गई? तो जो कार्य सरलीकरण की अवधारणा है वो आपके मार्विन मुंडल के द्वारा दी गई थी। ठीक, ये कहाँ पर दी गई थी? किस यूनिवर्सिटी में दी गई थी, या जो इन्होंने एक पब्लिश किया था अपनी पत्रिका को, वो कहाँ पर किया था? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। शक्ति व्यवस्थापन के तत्व हैं। शक्ति व्यवस्थापन के तत्व कौन-कौन से हैं? कार्य हैं, कार्य क्षेत्र है, कार्यकर्ता है, कार्य क्षेत्र है या फिर उपरोक्त सभी? तो हमने जब शक्ति व्यवस्थापन पढ़ा था तब इन तीनों तत्वों के बारे में जिक्र किया था कि कोई कार्य होना चाहिए, उसको करने के लिए कोई कार्यकर्ता होना चाहिए और कार्यकर्ता को कार्य करने के लिए कार्य क्षेत्र होना चाहिए। तो शक्ति व्यवस्थापन में ये तीनों तत्व आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। एर्गोनॉमिक्स किस भाषा का शब्द है? एर्गोनॉमिक्स के बारे में आपने पढ़ा है, वही जो सुकार्य की है। एर्गोनॉमिक्स को क्या कहते हैं? सुकार्य की। क्या ये जर्मन भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, रोमन भाषा का शब्द है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो आपका एर्गोनॉमिक्स है ये आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। शक्ति व्यवस्थापन की प्रक्रिया का प्रथम चरण है, क्या है? योजना लिखना, अनुमान लगाना, सूची बनाना या फिर संतुलन करना? वैसे तो हम हर जगह देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है? योजना बनाना है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर सबसे पहले हम सूची बनाएंगे। प्रथम चरण क्या आता है आपका? सूची बनाना आता है, जिसमें हम देखते हैं कि हमें कौन-कौन से कार्य करने हैं। तो सबसे पहले हम सूची बना लेते हैं, उसके लिए एक अनुमान लगा लेते हैं कि हमें इतनी-इतनी शक्ति जाएगी हमारी। उसके बाद जब हम देखते हैं कि हमारा जो शक्ति ज़्यादा लग रहा है, तो हम उसमें बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद हम अपनी योजना को लिखते हैं। तो शक्ति व्यवस्थापन की प्रक्रिया का जो प्रथम चरण है, वो आपका सूची बनाना होता है। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहा है निम्नलिखित में से थकान का प्रकार नहीं है। शारीरिक थकान, नीरस थकान, कुंठाजन्य थकान और सामाजिक थकान। तो जो थकान का प्रकार नहीं है वो सामाजिक थकान नहीं है। सामाजिक थकान कोई थकान नहीं होती है, जबकि हमारे थकान ही 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है शारीरिक थकान, दूसरा आपका होता है
मनोवैज्ञानिक थकान। अब इसी मनोवैज्ञानिक थकान के अंतर्गत नीरस थकान और कुंठाजन्य थकान आते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? सामाजिक थकान आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि सामाजिक थकान कोई थकान नहीं होता है। तो ये थे आज के आपके पूरे 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आप में से जिनको भी कोई क्लास नहीं मिल पा रही है, तो वो सबसे पहले चैनल पर जाएँगे। अभी जहाँ पर आप ये क्लास देख रहे हैं, वहाँ पर आपको ये लोगो दिख रहा होगा। जैसे आप उस लोगो पर टच करेंगे, आप तुरंत पहुँच जाएँगे चैनल पर। चैनल पर जाएँगे तो एक आपको मिलेगा होम, एक आपको मिलेगा वीडियो, एक आपको मिलेगा प्लेलिस्ट और एक आपको मिलेगा कम्युनिटी की पोस्ट। आप जाएँगे प्लेलिस्ट पर तो आपको एक तरफ से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हर एक आपको फ़ोल्डर अलग-अलग मिलेगा, चाहे वो होम मैनेजमेंट हो या फिर एक्सटेंशन एजुकेशन हो, न्यूट्रिशन साइंस हो, हेल्थ साइंस हो, फिज़ियोलॉजी हो, चाइल्ड डेवलपमेंट हो, कोई भी हो। आपको हर एक फ़ोल्डर वहाँ पर मिल जाएगा और सारी की सारी क्लासेस आपको फ़ोल्डर में ही मिल जाएँगी। टेक्सटाइल में जाएँगे तो टेक्सटाइल से संबंधित सारे आपको टॉपिक मिल जाएँगे। हेल्थ साइंस में जाएँगे तो हेल्थ साइंस से संबंधित सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। फिजियोलॉजी में जाएँगे तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक थे हमने उनको भी कवर अप कर रखा है, वो भी आपको मिल जाएँगे। गृह प्रबंध के नाम से फ़ोल्डर बना है, ऊपर से आपका दूसरे नंबर का फ़ोल्डर होगा, आप उसमें चेक करेंगे तो उसमें भी आपको सारी चीज़ें, यहाँ तक कि उसी में हमने ऐड कर दिया है 29 से लेकर 37 नंबर तक की क्लास, वहीं पर आपको मिलेगी जिसमें सीढ़ी, खिड़की, दरवाजे, छत, ये 4 टॉपिक वहाँ पर आपको मिल जाएँगे। तो आप थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे और बिल्कुल नीचे जाएँगे तो वहाँ से आपको 29 नंबर की क्लास मिलेगी और ऊपर चले जाएँगे आप 37 तक की क्लास को आपको देखना है, ठीक? बाकी आप जो न्यूट्रिशन साइंस का टॉपिक है, उसको न्यूट्रिशन साइंस में देख लेंगे, टेक्सटाइल के टॉपिक को टेक्सटाइल में जाकर देख लेंगे, हेल्थ साइंस के टॉपिक को हेल्थ साइंस में जाकर देख लेंगे। ऐसे ही जो भी आपको टॉपिक ना मिल रहा हो, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक? तो उम्मीद है कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपके सारे टॉपिक आपको कहाँ पर मिलेंगे। और आप में से अगर कोई नया है, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको भूलना भटकना ना पड़े। बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि जो नई चीज़ें आपने देखी होंगी, उन्हें नोट डाउन ज़रूर की होंगी। जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसका जवाब भी आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीज़न वगैरह करते रहिए। बाय-बाय, टेक केयर।